हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेट्रोलॉजी ऑफ फेलट के बारे में विच इज़ अ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को दो पार्ट्स में, साइनोटिक एंड एसाइनोटिक। एसाइनोटिक पार्ट हमने कवर कर लिया है जिसमें वेंट्रिकुलर और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस आ जाते हैं। देन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हम आज डिस्कस करेंगे इसको। और साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जिनकी वजह से बॉडी में साइनोसिस हो जाती है, लेकिन एसाइनोटिक में हमने डिस्कस किया था कि उनकी वजह से बॉडी में साइनोसिस अकर नहीं होती। दैट्स वाई हम उनको एसाइनोटिक बोलते हैं। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी ब्लू कलर की दिखने को मिलती है जिसको हम साइनोसिस बोलते हैं। तो इन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और डिफेक्ट की वजह से साइनोटिक यानी साइनोसिस हो जाती है। दैट्स वाई इनको हम साइनोटिक बोलते हैं। अब इसको भी मज़ीद हमने क्लासीफाई किया हुआ है दो पार्ट्स में साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को। एक पार्ट वो है जिसमें जो लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो है वो बहुत ही कम है, लेजन्स विथ डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो, जिसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी एड्रेजिया आ रहे हैं। इनमें टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट को आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा इसका पार्ट है साइनोटिक लेजन विथ इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अब ये वो पार्ट है जिसमें लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं साइनोटिक लेजन्स विथ इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। इसमें ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टोटल एनोमिलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न और ट्रंकस आर्टरोसिस आ जाती हैं। तो इनको भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, या सिंपली इसको हम टॉफ भी कह सकते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज टोफ? टोफ इज़ अ रेयर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, तो वहाँ पर आप बोलेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और अगर आपसे कोई पूछ रहा है साइनोटिक में विच इज़ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, तो वहाँ पर आप बोलेंगे टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, क्योंकि साइनोटिक पार्ट में टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट यानी टोफ बहुत ज़्यादा ही अकर होती है। और ओवरऑल बात करें तो ये एक रेयर कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है जो कि अफेक्ट करती है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को एंड उसकी एबिलिटी जो है ब्लड को पंप करने की प्रॉपरली, उसको भी अफेक्ट करती है। अब यहाँ पर वर्ड टेट्रा का मतलब है फोर, ग्रीक वर्ड टेट्रा का मतलब होता है फोर। तो यहाँ पर हार्ट के फोर स्ट्रक्चर अफेक्ट होते हैं, इसीलिए हम इसको टेट्रोलॉजी बोलते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ फोर रिलेटेड हार्ट एबनॉर्मलिटीज़। अब वो कौन सी फोर एबनॉर्मलिटीज़ हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस जिसमें जो पल्मोनरी आर्टरी है वो नैरो हो जाती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर इनलार्ज हो जाता है, और ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। ये फोर एबनॉर्मलिटीज़ एक साथ एक ही पेशेंट में प्रेजेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। ओके, सो ये पार्ट है, डायग्राम है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट वाली हार्ट का, जिसमें जो एओर्टा है वो ओवरराइड है, उसके अलावा वेंट्रिकल्स के बीच में डिफेक्ट है। अब टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट में ये 100% श्योर नहीं है कि उनमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ही होगा, लेकिन मोस्ट कॉमन वीएसटी होता है एज कम्पेयर टू एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। कभी कभी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी मिलता है, लेकिन मोस्ट कॉमन वीएसटी है। उसके अलावा तीसरी कंडीशन थी इसकी पल्मोनरी आर्टरी जिसमें नैरोनेस हो गई है, और नैरोइंग एट द पल्मोनरी वॉल और एरिया बिलो द वॉल, जिसको हम पल्मोनरी स्टेनोसिस बोलते हैं। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये नैरो पॉइंट है जिसको हम पल्मोनरी स्टेनोसिस बोलते हैं, जो कि पल्मोनरी आर्टरी में होती है। और लास्ट फोर वाली कंडीशन क्या है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। जो राइट वेंट्रिकल है वो, उसकी जो साइज़ है वो उससे इनलार्ज हो गया है, नॉर्मल उसकी साइज़ से इनलार्ज हो गया है। तो ये फोर कंडीशंस, फोर एबनॉर्मलिटीज़ एक साथ अगर होती हैं तो उनको हम टॉफ बोलते हैं, यानी टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। तो पहले डिफेक्ट को यानी पहले एबनॉर्मलिटी को डिस्कस करते हैं। अब वीएसटी को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर भी मैं इसको डिस्कस करती हूँ क्योंकि अगेन दिस इज़ द पार्ट ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में होल अगर होता है इन द वॉल और सेप्टम बिटवीन टू लोअर चेम्बर ऑफ द हार्ट, यानी वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होती है, जो दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, उनके बीच में एक होल बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और उस होल की वजह से जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है और ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट में बॉडी को
प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता। ओके, तो पहला डिफेक्ट ये है जो टोफ में आकर होता है। दूसरा डिफेक्ट है पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस में नैरोइंग हो जाती है पल्मोनरी वॉल, या फिर वो एरिया जो कि वॉल से नीचे है उस एरिया में अगर नैरोनेस आ जाए, वहाँ पर वो नैरो हो जाती है, तो इसके रिजल्ट में जो ब्लड फ्लो है लंग्स की तरफ वो रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, क्योंकि हमें पता है राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड लंग्स की तरफ जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। अगर सामने उनका जो रास्ता है वो नैरो है या नैरो है, तो उसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल से उनको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाए। ओके, तीसरा डिफेक्ट है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब ये जो डिफेक्ट है ये पल्मोनरी स्टेनोसिस के बाद ही होता है। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी और उसके वॉल में नैरोनेस हो गई है, तो जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं ताकि उनके अंदर जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाए। ओके, तो इसीलिए जब किसी को भी आप अपनी लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाने का कहते हैं तो उसमें इन्लार्जमेंट होती है, हाइपरट्रोफी होती है। दैट्स वाई यहाँ पर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल का सामने वाला रास्ता जो है वो नैरो है। सो यहाँ पर क्या लिखा है, थिकनिंग ऑफ द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल ड्यू टू इंक्रीज एफर्ट नीडेड टू पंप ब्लड थ्रू द नैरोड पल्मोनरी वॉल। वो ही सेम बात लिखी है जो अभी मैंने डिफाइन की। देन लास्ट डिफेक्ट है ओवर राइडिंग एओर्टा। नाउ इसका मतलब क्या है, इसमें जो एओर्टा होती है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, यानी जिसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं, विच नॉर्मली अराइज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इज शिफ्टेड टुवर्ड द राइट वेंट्रिकल। अब ये नॉर्मली एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है और वहाँ से ये अराइज होती है, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वहाँ से ये कनेक्ट होती है, जिसकी रिजल्ट में जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड वो पूरी बॉडी में जाता है। लेकिन इस कंडीशन में जो एओर्टा है वो ओवरराइड हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड द राइट वेंट्रिकल्स एंड सिट्स अबव द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के ऊपर आ जाता है और उसकी जो अराइज है वो भी शिफ्ट होकर राइट वेंट्रिकल से होती है, जिसके रिजल्ट में जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो ब्लड टू एंटर द एओर्टा एंड सर्कुलेट थ्रू द बॉडी। अब जो एओर्टा में ब्लड जा रहा है वो ब्लड मिक्सड है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ओके, इसको हम बोलते हैं ओवर राइडिंग। तो ये फोर्थ डिफेक्ट था जो कि अकर होता है टेट्रोलगिया फेलेट में। आई थिंक अब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ये टेट्रोलगिया फेलेट क्या है। ओके, अब डिस्कस करते हैं इसकी सिम्टम्स को। टोफ में हमें कौन सी सिम्टम्स मिल सकती है, पहली तो इसकी साइन है साइनोसिस, क्योंकि ये साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है तो इसमें हमें साइनोसिस मिलेगी। साइनोसिस का मतलब है ब्लूइश स्किन बिकॉज ऑफ द लो ऑक्सीजन इन द ब्लड। देन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फेंटिंग और फटीग, थोड़ा बहुत काम करेगा तो वो थक जाएगा। जैसे कि कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे कि फीडिंग है, तो वो जब मदर को फीड करेगा, ब्रेस्ट फीड करेगा, तो उस दौरान वो थक जाएगा और उसको पसीने आएंगे। तो फेंटिंग एंड फटीग इज़ द आल्सो कॉमन साइन। क्लबिंग ऑफ फिंगर एंड टोएस, क्लबिंग क्यों हो रही है, क्लबिंग अगर होती है ड्यू टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन की लेवल जब बॉडी में डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से फिंगर्स एंड टॉय में क्लबिंग हो जाती है। ये जो साइन है ये क्रोनिक केसेस में होती है, नॉर्मली नहीं होती। देन लास्ट है टेट स्पेल। अब ये टेट स्पेल मोस्टली टॉफ के लिए यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, सडन एपिसोड्स होती हैं, अगर होती हैं डीप ब्लू स्किन ड्यू टू रैपिड ड्रॉप इन ऑक्सीजन लेवल। रैपिडली ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर जाती है जिसकी वजह से सडन एपिसोड्स हमें मिलते हैं, उसकी जो स्किन है वो ब्लू हो जाती है, डीप ब्लू हो जाती है, जिसको हम टेटिस पेल भी बोलते हैं। स्टेटिस पेल को मज़ीद क्लियर करने के लिए मैंने इसको डिफ़ाइन किया है। तो टेटिस पेल को हम हाइपर साइनोटिक स्पेल भी बोलते हैं, जो कि एक सडन सीवियर एपिसोड होती है साइनोसिस यानी ब्लूइश स्किन की, दैट अकर इन चिल्ड्रेन विथ टेट्रोलगिया फेलेट। ओके, ये मोस्ट कॉमन साइन है जो कि टोफ में हमें मिलती है। इट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ सडन ड्रॉप इन ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, यूजुअली ड्यू टू इंक्रीज राइट टू लेफ्ट शंटिंग। अब हमने एसाइनोटिक में डिस्कस किया था तो लेफ़्ट टू राइट शंटिंग हो रही है, लेकिन इसमें राइट टू लेफ़्ट शंटिंग हो रही है। राइट टू लेफ़्ट शंटिंग की वजह से जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड से मिक्स हो जाएगा। सो
शंटिंग ऑफ ब्लड थ्रू द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट अगर होगा, ये क्या करेगा, ये बाईपास करेगा द लंग्स को बाईपास करेगा। बाईपास का मतलब है वो लंग्स की तरफ नहीं जाएगा। जब लंग्स की तरफ नहीं जाएगा तो उसके रिजल्ट में जो ब्लड है वो प्यूरिफाई नहीं होगा ऑक्सीजन से। दैट्स वाई ऑक्सीजन पुअर ब्लड डायरेक्टली सर्कुलेशन में चला जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल डिक्रीज हो जाती है, जिसको हम टेटिस्पेल बोलते हैं। नाउ टेटिस्पेल के काजेज और ट्रिगर्स क्या हैं जो कि इसको सडनली इंक्रीज करते हैं? तो क्राइंग और एगिटेशन, अगर बच्चा रो रहा है और एगिटेट मीन्स उसको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो सडनली ड्रॉप कर जाएगी, क्योंकि कोई वो एक्टिविटी कर रहा है ना। एक्टिविटी में हमें पता है ऑक्सीजन की नीड होती है ताकि वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर सके और उसको एनर्जी मिले। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो जब वो कोई ज़्यादा एक्टिविटी करेगा जैसे कि क्राइंग और एगिटेशन, तो उस दौरान वो ब्लू हो जाएगा, जिसको हम टेटिस्पेल बोलते हैं। फीडिंग के दौरान, फीडिंग अगेन एक एक्टिविटी है, उसकी वजह से टेटिस्पेल हो सकता है। पेन या फिर कोई स्ट्रेस है बेबी को, तो उसकी वजह से हो सकता है। वेकिंग अप फ्रॉम स्लीप, आपको ये भी पता होगा कि जब जो बेबी होते हैं स्लीप से यानी नींद से जब उठते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से भी ये इंक्रीज़ हो सकता है। डिहाइड्रेशन और फीवर, ये वो सारे काजेज़ और ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से टेटिस्पेल ट्रिगर हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं कि इसको हम डायग्नोस किस तरह से करेंगे। तो पहले हम क्लिनिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन की मदद से इसको डायग्नोस करते हैं, जैसे कि इसकी सिम्टम्स में हम साइनोसिस देखेंगे, यानी ब्लूइश स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, फेंटिंग, पुअर ग्रोथ, और टेटिस्पेल यानी जो सडन एपिसोड थी डीप ब्लू स्किन की, एंड डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग। हार्ट मर्मर में हमें जो मर्मर मिलेगा टॉप में, वो हार्श सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर होगा, जो कि हमें ज़्यादा सुनने को मिलेगा लेफ्ट अपर एक्सटर्नल बॉर्डर में ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब यहाँ पर जो हमें मर्मर मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी स्टेनोसिस से ही ज़्यादा मिलता है। क्लबिंग होगी चिल्ड्रंस में, जिसमें उनकी फिंगर्स और टॉय जो है वो क्लब हो जाएंगी। राउंडेड बल्बुलस शेप हो जाएगा, जो कि किसकी वजह से होता है, क्रोनिक लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से। ओके, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हार्ट मर्मर को, क्योंकि जो मर्मर्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंजेनाइटल यानी किसी भी हार्ट डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए। तो हार्ट मर्मर इज़ वन ऑफ द की क्लिनिकल साइंस एंड इट्स फॉर्मली प्राइमरली ड्यू टू द पल्मोनरी स्टेनोसिस, जो कि नैरोनेस है, और नैरोइंग है किसकी, पल्मोनरी आउटफ्लो ट्रैक्ट की। तो मर्मर हमें पहले तो ये क्लियर है कि पल्मोनरी आउटफ्लो जो है वहाँ पर नैरोनेस हो गई है, तो उसकी वजह से मिलता है। इसका टाइप क्या है, टाइप ये है कि ये हार्श होगा और ये सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर होगा। सिस्टोलिक का हमें पता है, जब वेंट्रिकल्स ब्लड को इजेक्ट करते हैं तो उस दौरान जो फेज़ होता है उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, और ब्लड को वो इजेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर हम इजेक्शन बोल रहे हैं। तो अगेन मर्मर इज मर्मर, सो हार्श सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर टाइप है इसका। टाइमिंग की बात करें तो ये हमें ज़्यादा सिस्टोल के दौरान सुनने को मिलेगा व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। लोकेशन की बात करें तो इसकी जो लोकेशन है वो लेफ्ट अपर एक्सटर्नल बॉर्डर और इन द सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में हमें ज़्यादा ये मर्मर जो है वो सुनने को मिलेगा। रेडिएशन की बात करें तो ये जो मर्मर है ये रेडिएट कर सकता है टू द बैक और नेक ड्यू टू ट्रब्युलेंट ब्लड फ्लो थ्रू द नैरोड पल्मोनरी वेल्व। ट्रब्युलेंट ब्लड फ्लो की वजह से जो मर्मर है वो रेडिएट कर सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक दूसरी जगह में भी आपको मिल सकता है। वो कौन सी जगह हो सकती है, बैक और नेक। ओके, तो ये था हार्ट मर्मर के बारे में, जो कि अकर होते हैं टेट्रोलगिया फेलट में। और लास्ट में इसके इंटेंसिटी की बात करें तो ये जो मर्मर है ये लाउडर होता है। उसके अलावा द लेस सिवियर द पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज मोर ब्लड इज स्टिल मैनेजिंग टू गेट थ्रू। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपको मरमर ज़्यादा लाउडर मिल रहा है तो इसका मतलब है पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन भी अभी थोड़ी कम सीवियर है। क्यों, क्योंकि जो ज़्यादा ब्लड है वो अभी तक उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। और एज द स्टेनोसिस बिकम सीवियर, अगर स्टेनोसिस बहुत ज़्यादा सीवियर होगी तो आपको किस तरह से पता लगेगा मरमर को सुन के, तो यहाँ पर जो मरमर मिलेगा आपको वो सॉफ्टर मिलेगा, विच इज़ एक्चुअली अ वरीसम साइन, यानी ये अच्छी साइन नहीं है। अगर आपको सॉफ्टर साउंड मिल रहा है टेट्रोलगिया फेलट में तो इसका मतलब है पल्मोनरी स्टेनोसिस अब सीवियर हो गई है। अगर वो सीवियर कम है तो उसमें हमें लाउडर मरमर मिलता है।
देन कुछ अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिसमें पल्स ऑक्सीमेट्री जो कि मेजर करती है ऑक्सीजन की सेचुरेशन इन द ब्लड। बेबीज विथ टेट्रालजिया फेलट ऑफन हैव लो ऑक्सीजन लेवल इवन विदाउट ऑब्वियस साइनोसिस। अगर उनमें साइनोसिस ना भी हो फिर भी उनकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की लेवल है वो हमें डिक्रीज ही मिलती है। चेस्ट एक्सरे की मदद से हमें क्लासिक बूट शेप हार्ट मिलेगा, जिसका मतलब है जब हम एक्सरे में देखेंगे तो हमें जो हार्ट की शेप है वो बूट शेप मिलेगी। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो गई है, वो इनलार्ज हो गया है, जिसकी वजह से हमें बूट शेप हार्ट मिलेगा। अब ये भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं एमसीक्यू में या बीसीक्यूज में। तो बूट शेप्ड हार्ट अगर एक्सरे में मिलती है तो ये किसको इंडिकेट करती है, किसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट है? तो ये आप सिंपली बोल सकते हैं कि ये टॉप की है। देन डिक्रीज पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग। अब यहाँ पर जो वेस्कुलर मार्किंग है लंग्स की तरफ वो भी कम मिलेगी, क्योंकि लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो रिड्यूस जा रहा है, जिसकी वजह से हमें पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग्स डिक्रीज मिलेगी एक्सरे में। देन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कि अगेन डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि यूज़ की जाती है हार्ट के मसलों को डायग्नोस करने के लिए। अब ये ईसीजी हमें शो करती है साइंस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, जिसमें राइट वेंट्रिकल थिक हो जाता है और पॉसिबल राइट एक्सिस डेविएशन, जो राइट एक्सेस है हार्ट की वो डेविएट हो सकती है इसमें, तो वो भी आपको ये दिखा सकती है। इकोकार्डियोग्राम जो कि अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट भी जिसको हम कह सकते हैं और कहते हैं सॉरी। अब ये कंफर्म करता है डायग्नोसिस को बाय विजुअलाइजिंग द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स डिफेक्ट। ये मोस्ट अप्रूव डायग्नोस्टिक टेस्ट है हार्ट के कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये हमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बता सकता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, इन सबको ये कन्फर्म कर सकता है। अब डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इनमें जो ऑक्सीजन की लेवल कम है तो पहले हमें जो प्राइमरी चीज़ें हैं, प्राइमरी जो सिम्टम और साइंस हैं उनको हम मैनेज करते हैं। जो लास्ट वाली हैं यानी जो इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है उनको हम बाद में करते हैं। तो पहले प्राइमरी जो इसकी मैनेजमेंट है वो ये है कि ऑक्सीजन को नॉर्मल लेवल में लाना। तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे फॉर एक्यूट साइनोटिक एपिसोड जिसमें टेटिस स्पेल्स आ जाते हैं, ताकि ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव हो सके। देन उसमें पोजिशनिंग आ जाती है जिसको हम नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग टेटिस स्पेल, जो कि हेल्प करती है इंक्रीज सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, रिड्यूसिंग द राइट टू लेफ्ट शंटिंग एंड इम्प्रूविंग ब्लड फ्लो टू द लंग्स। इसमें जो राइट टू लेफ्ट शंटिंग अगर होता है इस डिजीज़ में उसको ये पोजीशन डिक्रीज करती है और लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो इम्प्रूव करती है। मेडिकेशंस की बात करें तो इस डिफेक्ट को हम मैनेज कर सकते हैं बाय गिविंग सम मेडिसिन्स, जैसे कि प्रोपेनोल जो कि बीटा ब्लॉकर है। ये हेल्प करती है हार्ट के मसल्स को रिड्यूस, उनमें जो स्पाजम्स हैं उनको रिड्यूस करती है और टेटिस पेल्स को प्रिवेंट करती है। स्पाजम यानी जो नैरोनेस हो गई है और स्टिफनेस हो गई है उनको ये रिलैक्स करती है। मसल्स को जब रिलैक्स होंगे तो स्टिफनेस भी थोड़ी कम हो सकती है इनकी वजह से। मॉर्फिन्स का यूज़ किया जाता है, दीज आर यूज ड्यूरिंग सिवियर टेटिस स्पेल टू डिक्रीज रेस्पिरेटरी ड्राइव एंड काम द चाइल्ड। जब सिवियर टेटिस स्पेल हो जाए और जो रेस्पिरेटरी काम है यानी लंग्स का जो काम है उसको ये डिक्रीज करती है और बेबी को काम डाउन करती है। देन आईवी फ्लूइड्स का इनमें एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, जिनमें हम बेबी की हाइड्रेशन और उनकी जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करते हैं। देन सोडियम बाइकार्बोनेट करेक्ट करती है एसिडोसिस इन सीवियर केसेस। और लास्ट में ही हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो कि हम न्यूबॉर्न्स में प्रोवाइड करते हैं। यह क्या करती है, ये डक्टस आर्टरियोसिस को ओपन रखती है, जिसकी वजह से जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव हो सकता है। अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस सीवियर है तो उस दौरान हम प्रोस्टाग्लैंडिन E1 प्रोवाइड करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ में। देन बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में टोटल सर्जिकल रिपेयर जिसमें जो कि यूजुअली हो जाती है विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। अब इसमें क्या होता है, इसमें पहले तो वेंट्रिकल्स जो VST है उसको क्लोज करते हैं। देन वाइडनिंग और रिप्लेसिंग द पल्मोनरी वॉल जो कि जिसमें स्टेनोसिस हुई है तो उसको या तो वाइड किया जाता है या तो उसको रिप्लेस किया जाता है दूसरे वॉल से। और पैलिएटिव सर्जरी अगर नीड में है तो वहाँ पर हम बेलालॉक टॉसिंग शंट लगाते हैं, जो कि में भी यूज़ किया जाता है टेम्परली
लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए अनटिल जो चाइल्ड है वो रेडी हो जाए फॉर कंप्लीट रिपेयर। तो ये थी इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो प्री ऑपरेटिव केयर में नर्स का काम ये है कि उस बेबी की ऑक्सीजन सेचुरेशन और वाइटल साइंस को मॉनिटर करे। उसके अलावा साइनोसिस की साइंस को ऑब्जर्व करे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और टेटिस स्पेल्स की साइंस, एंड पेरेंट्स को एजुकेट करें ऑन रिकॉग्नाइजिंग टेटिस स्पेल। यानी हर वक्त जो नर्स है वो उसके साथ तो नहीं होगी ना, तो उसके लिए उसको एजुकेट करना है उनके पेरेंट्स को। जैसे कि टेटिस स्पेल में आपका बेबी किस तरह से हो सकता है। जब आप हर वक्त नर्स प्रेजेंट नहीं होती, तो जब उनका बेबी ब्लू कलर का हो जाए तो उनको ये एजुकेट करना है कि उन अपने बेबी की जो पोजीशन है वो नीट चेस्ट पोजीशन में रखें उसको, ताकि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें ऑक्सीजन इंक्रीज जाए। अब टेटिस स्पेल के दौरान क्या करना चाहिए एज ए नर्स? काम द चाइल्ड टू रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड। अगर वो रो रहा है तो उसको चुप करवाना है, क्योंकि जब वो जितना ज़्यादा रोएगा तो उतना ज़्यादा जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो इंक्रीज़ होगा। तो बेबी को काम करना है। प्लेस द चाइल्ड इन नी चेस्ट पोजीशन। ये वो पोजीशन है जो कि हम उस चाइल्ड को प्रोवाइड करेंगे। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड मेडिकेशन इज़ प्रिस्क्राइब्ड। और उसके अलावा मॉनिटर करना है एसिडोसिस एंड आईवी फ्लूइड्स को एडमिनिस्टर करना है अगर वो नीड में है तो। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में मॉनिटर करना है एरिथमियास, हार्ट फेलियर एंड इन्फेक्शन के, और असेस करनी है सर्जिकल साइट एंड पेन को मैनेज करना है। इनकरेज करना है ग्रेजुअल एक्टिविटी एंड ऑक्सीजन के लेवल को मॉनिटर करते रहना है। फैमिली एजुकेशन में फैमिली को एजुकेट करना है अबाउट साइन ऑफ इन्फेक्शन, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन और मेडिकेशन की मैनेजमेंट के बारे में। उसके अलावा उनको ये भी एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप केयर एंड कार्डियोलॉजी विजिट्स। सो दिस वाज द होल अबाउट टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।